नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि रक्षाबंधन में जो है एक भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, तो सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है जिससे कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकता है। और मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि आज के समय में जो वर्तमान परिदृश्य है, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कोई भी महिला सशक्त कैसे होगी। रक्षा की जरूरत पड़ रही है, यानी कि उसे सशक्त बनाना है। तो सबसे पहली बात कि वो सशक्त कैसे होगी, इसके लिए उसे आर्थिक संपन्नता चाहिए, आर्थिक हिस्सेदारी चाहिए, आर्थिक पोजीशन चाहिए। बिना आर्थिक सहभागिता के आज के इस भौतिकतावादी युग में, वैसे तो अर्थ के महत्व हमेशा से रहा है, अर्थ हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन आज के भौतिकतावादी युग में अर्थ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस भौतिकतावादी युग में महिलाओं का अर्थ पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कानूनी रूप से उन्हें तो संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिला हुआ है, लेकिन व्यवहारिक रूप से आप देखिए, अपने घर में देखिए, अपने परिवार में देखिए, अपने पड़ोस में देखिए, कितनी महिलाओं को, आपकी माँ को, आपकी बहन को, क्या उनके पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल रहा है या मिला हुआ है? नहीं, शायद नहीं, और कहा जाए तो बिल्कुल नहीं। अपवाद स्वरूप ही मिलेगा। और वो अपवाद स्वरूप घटनाएं इस स्थिति में आएंगी कि जब आपके माँ के भाई नहीं हो, या आप महिला हैं तो आपका भाई नहीं हो, यानी कि आपका जो अधिकार छीनने वाला है, आपके पास अधिकार तभी तक है जबकि आपका कोई छीनने वाला नहीं है। यानी कि आपके पैरेलल जिसके साथ आपको हिस्सा दिया जा रहा है, पुरुष के साथ, आपके भाई के साथ, तो आपका जब तक भाई नहीं है तभी तक आपके हिस्से का है वो ज़मीन या संपत्ति, कुछ भी पैतृक संपत्ति। लेकिन जैसे ही आपके पास भाई हो जाता है तो पैतृक संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं होता। आपका विवाह के बाद जो है दूसरे घर में चले आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास उस परिवार में भी कुछ अधिकार नहीं होता, हमेशा द्विम दर्जे की स्थिति रहती है। व्यवहार में यही होता है और सिद्धांत में भी यही माना जाता है। लोग जब संतान उत्पन्न होते हैं तो बेटी के साथ ही हो जाता है, लोग मायूस हो जाते हैं। भ्रूण हत्या इसलिए होती रही है कि हमारे परिवार की नहीं है, साथ ही शादी में खर्च पड़ेगा। लेकिन लड़का जितना भी जन्म ले कोई बात नहीं है, वो हमारा सहारा है। तो महिला क्यों नहीं सहारा बन पा रही है? महिला को हम सहारा क्यों नहीं बनने देना चाहते? सिर्फ पुरुष को सहारा बनने देना चाहते हैं, महिला को दूसरे घर में भेज देते हैं। उसके बाद जो है दूसरे घर में भी महिला का संपत्ति पर कोई पोजीशन नहीं होता और अपने पैतृक संपत्ति में भी कोई पोजीशन नहीं होता। कानूनी रूप से पुरुष और महिला, यानी कि भाई बहन दोनों का जो है कानूनी रूप से पैतृक संपत्ति पर बराबर अधिकार है, लेकिन व्यवहार में देखिए नहीं होता है। और यदि किसी महिला से आप बात कीजिए तो कहेगी भाई के साथ संबंध खराब हो जाता है। वही महिला जो कि भाई के साथ संबंध खराब होने के डर से 5 बीघा 10 बीघा लाखों करोड़ों की संपत्ति भाई के लिए छोड़ देती है, वही महिला अपने पति के भाई से 1 इंच जमीन के लिए लड़ सकती है और ज़िंदगी भर का दुश्मन बन सकती है। उस समय वो नहीं सोचती कि हमारा जो है पारिवारिक रिश्ता खराब हो रहा है। तो यह महिला का विचार नहीं है, ये सोशल कंडीशनिंग है, मेंटल कंडीशनिंग है। हम जन्म से ही उसे सिखाते हैं कि तुम दूसरे घर के लिए बनी हो, तुम्हें फाइनली शादी करके दूसरे घर में चला जाना है। और इस प्रकार महिला के पास क्या बचता है? सिर्फ शोषण, सिर्फ दबे रहना, कोई उन्नति नहीं उसका। और जो परिवार, जो समाज अपने आधे आबादी को, यानी कि महिलाओं की जो आबादी है, आधी आबादी को सिर्फ खाना बनाने तक सीमित रखे, वो प्रगति की अपेक्षा नहीं कर सकता। वो बहुत ऊंचा उड़ान भरने की क्षमता नहीं रखता है, न भर सकता है। इसीलिए इस आधी आबादी का जो हक है, ये जो रक्षाबंधन मना रहे हैं, इस अवसर पर हमारा ये फर्ज है कि हम इस विषय पर जागरूक हों। और आप यदि पुरुष हैं तो इस स्थिति में जिसमें मैंने बताया, ये शोषण कोई बाहरी आदमी नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हैं अपनी बहन का, आपके मामा खुद कर रहे हैं आपकी माँ का। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने बहन के अधिकार के लिए लड़ें, अपना स्वार्थ त्यागें कि पैतृक संपत्ति में आप ही का हिस्सा होगा, सिर्फ बहन का हिस्सा हो गया तो फिर आपकी आधी संपत्ति बहन की हो जाएगी। तो इसमें आपका आर्थिक नुकसान आपको दिखेगा। लेकिन यदि आप रक्षाबंधन के अवसर पर बहन को वचन देना चाहते हैं रक्षा का, तो उनकी आर्थिक रक्षा कीजिए। और आर्थिक रक्षा होने के बाद जो है महिला सब रक्षा अपने आप करने में सक्षम होगी, क्योंकि अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, हमेशा से रहा है और आज तो और भी महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए दोस्तों, आप हिम्मत जुटाइए और अपनी बहन को, अपनी पत्नी को उनका आर्थिक हक दिलाइए। आपकी बहन है तो अपनी संपत्ति में बंटवारा बराबर हिस्सा दीजिए। इसके लिए आपको निश्चित रूप से परिवार से लड़ना पड़ेगा।
उस समाज से लड़ना पड़ेगा जो कि मानता है कि महिलाओं को जो है दूसरे घर में चले जाना है, पैतृक संपत्ति में उनका कोई हक नहीं है। तो वाकई आप रक्षाबंधन के दिन यदि चाहते हैं कि आपकी बहन सुरक्षित हो तो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान कीजिए। अपनी पैतृक संपत्ति में अपना मोह त्याग कर, मोह से ज़्यादा इसको कहें तो लालच त्याग कर अपनी बहन को भी संपत्ति में बराबर हिस्सा दीजिए। साथ ही दोस्तों, यदि आप पति हैं तो आपकी जो पत्नी है उन्हें तो अपने घर में जो आप जिस तरह सुरक्षा दे सकते हैं दिलाइए ही, साथ ही उन्हें उनके मायके में भी उनका जो हक है उसके लिए मोटिवेट कीजिए, उनके लिए लड़ाई लड़िए, उनके साथ आप लड़िए, ये ज़रूरी है। और आज जो स्थिति है हमारे भारत में 90% जो है 90% संपत्ति पर पुरुषों का हक है। सिर्फ 10% या उससे भी कम स्थिति यह है कि जिस पर महिलाओं का हक है, लेकिन वो हक किस स्थिति में है? जिस स्थिति में हक छीनने वाला कोई नहीं है। पहले भी उल्लेख किया गया इसका कि जब हक छीनने वाला कोई नहीं है तभी तक हक महिला के पास बचा हुआ है, यानी कि उसका भाई नहीं है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि छीनने वाले आप ही हैं, इसलिए आप उनसे छीनिए मत, खुशी खुशी उनको दीजिए, तभी उनका हक जो है सुरक्षित रहेगा। वो महिला सुरक्षित रहेगी, वो महिला संपन्न होगी, वो महिला शक्तिशाली होगी। और जब कोई शक्तिशाली होगा तो आपको रक्षा की जरूरत ही नहीं है कि आप उनकी रक्षा करें, वो खुद शक्तिशाली होंगी जब उनके हाथ में इकोनॉमिक पावर होगा। आज देखिए वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिक पावर की बात की जा रही है। आज कोरोना के दौर में हमारे साथ क्या स्थिति है? इतनी आबादी है, उतनी हमारी इकोनॉमिक क्षमता नहीं है, जिसके कारण कि हम हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे हैं उसके लिए। तो आर्थिक जो है क्षमता हमेशा मायने रखती है। इसलिए दोस्तों, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, उनके आर्थिक हक के लिए लड़िए और वो उनके नाम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी का है तो वो आपके नाम का हो गया, आप अपनी इच्छा से चला रहे, नहीं। उनका निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। हक का मतलब उनका हक है, वो आपका हक नहीं। आपकी पत्नी को जो मायके में मिल रहा है वो आपका हक नहीं है, वो उनका हक है। इसको इस रूप में भी एक्सप्लेन कर सकता है कि दोनों परिवार के सदस्य हैं, दोनों का बात एक ही है, लेकिन वो दोनों बात एक ही नहीं है। उसी तरह पैरेलल आ जाता है दहेज। आज दहेज जोरों पर है। दहेज में क्या होता है? महिला के मायके से संपत्ति आती है उनके ससुराल, लेकिन उनके ससुराल आती है, उनके हाथ में नहीं आती। ये दोनों अंतर है। महिला के साथ जब कुछ दुर्घटना होती है, यानी कि उसके पति के साथ जब कुछ हो जाता है, पति जब नहीं रहता, तो जो दहेज दिया हुआ है वो उनके ससुराल वालों के लिए होता है। लेकिन जब संपत्ति होगी, पैतृक संपत्ति में हिस्सा होगा, तो वो उस महिला का होगा और बिल्कुल उसका पोजीशन होगा। इसलिए दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बहुत अच्छा अभियान चलाए हैं दहेज उन्मूलन का। और दहेज उन्मूलन कानून को बहुत कठोरता से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि व्यवहार में ये संभव प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका विकल्प जो था, महिला के संपत्ति में अधिकार के विकल्प के रूप में दहेज प्रथा आया था। इसलिए दहेज प्रथा को हटाना चाहते हैं तो फिर से उस विकल्प को वापस लाना पड़ेगा, महिलाओं को संपत्ति में हक देना पड़ेगा। यदि हम महिलाओं को संपत्ति में हक देते हैं, बेटी को बेटा के बराबर हक देते हैं, तो उसके बाद जो है दहेज प्रथा का उन्मूलन अपने आप हो जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, यदि आप दहेज प्रथा का भी उन्मूलन करना चाहते हैं, दहेज प्रथा जो है हमारे समाज के लिए कोड़ है, अभिशाप है। यदि आप इसका उन्मूलन करना चाहते हैं तो आप संपत्ति में महिलाओं को व्यवहारिक रूप से हक प्रदान करके देखिए। संपत्ति में हक जब जैसे ही दीजिएगा, धीरे धीरे दहेज प्रथा का उन्मूलन अपने आप हो जाएगा। उसके लिए कानून बनाने की तो बात छोड़िए, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। और साथ ही महिला सशक्त भी होगी। दहेज और संपत्ति का अधिकार दोनों एक नहीं है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने घर में सुनते होंगे अपनी माँ से, अपनी बहन से, मुख्यतः आपको माँ से सुनने के लिए मिलता होगा कि हमारा घर कहाँ है, तुम्हारे घर में काम कर रही हूँ। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये पूरी उस मानसिकता का द्योतक है। इसलिए दोस्तों, आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि आप लड़िए। इस रक्षाबंधन के अवसर पर शपथ लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि आप अपनी बहन को सशक्त करेंगे। और सशक्त करने का एक ही मतलब है कि आप उन्हें आर्थिक शक्ति प्रदान करेंगे, और वो आर्थिक शक्ति आपने ही छीन रखी है। और इस आर्थिक शक्ति को प्रदान करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा अपनी माँ से, अपने पिता से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बेटी को संपत्ति में हिस्सा दें। इसलिए आपको उनसे लड़ना पड़ेगा। आपको समाज से भी लड़ना पड़ेगा। आप छोटे छोटे उदाहरण कभी कभी समाज में देखने के लिए मिल सकते हैं। मेरा एक देखा हुआ है कि एक महिला जिसका कि अपने भाई से झंझट हो गया, अपने मायके में आकर गांव वालों का मत लेना चाह रही थी, गांव वालों से हिम्मत लेना चाह रही थी
कि वो अपने भाई के साथ अपनी संपत्ति में बराबर हिस्सा लेना चाह रही है, लेकिन गांव वाले किसी ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो लोगों का मानना था कि ये ट्रेंड बन जाएगा, यानी कि हर घर की बेटी फिर आगे जो है बेटा के बराबर हक खोजेगी, ये ट्रेंड बन जाएगा। और लोगों का मानना था कि ये गलत ट्रेंड होगा, इसलिए इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उस महिला का किसी ने सपोर्ट नहीं किया। फाइनली वो जीत नहीं पाई, वो विरोध करने में सक्षम ही नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हमारा समाज जो है महिला को ये शक्ति ही प्रदान नहीं करता। और व्यवहारिक रूप में आप ये भी सुनेंगे हमेशा कि भाई से रिश्ता खराब हो जाएगा, तो ये आम है। उस सोशल कंडीशनिंग को जो है आपको बदलना पड़ेगा। इसके लिए उस सोसाइटी के विरोध में आपको जाना पड़ेगा। उसी तरह दहेज प्रथा, इसका जो विकल्प दहेज प्रथा के विकल्प के रूप में जो है, तो दहेज प्रथा को भी आपको साथ साथ उन्मूलन करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप सभी तैयारी में हैं और आगे आपकी नौकरी भी लगेगी। तो नौकरी लेने वाले जो लोग नौकरी ले लेंगे, उसके बाद तो कम से कम वो सक्षम होंगे इतनी आसानी से उसमें कि दहेज प्रथा का विरोध कर पाएँ। और यदि आप पुरुष हैं और अपनी शादी में चाहते हैं कि बिना दहेज के शादी करें, तो सबसे पहले आपको अपने परिवार का, और सबसे पहले क्या सिर्फ परिवार का विरोध झेलना पड़ेगा। क्यों? क्या आपके शादी के बाद जो है, शादी के एवज में जो आपके पास दहेज मिलेगा, 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी अमाउंट हो, वो आपके गार्जियन को मिलेगा। और गार्जियन कभी नहीं चाहेगा कि उनका जो है 10 लाख 20 लाख या जो भी अमाउंट आ रहा है उनका नुकसान हो। इसलिए आपको सिर्फ परिवार से लड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, जो लोग सक्षम हैं, सक्षम का मतलब यही कि जो लोग आर्थिक रूप से निर्भर हो रहे हैं, यहाँ भी आर्थिक रूप से बात आ रही है। जो लड़का बेरोजगार है वो इस मामले में विरोध नहीं कर सकता। वैसे उसको दहेज भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन लाख 2 लाख जो भी मिल रहा है उसमें भी अपने घर वाले का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्थिति और दुष्कर हो जाती है। जब आप बेरोजगार लड़के माँ बाप का विरोध करेंगे कि शादी में दहेज नहीं लेना है, सीधा आपको जवाब मिलेगा, फिर तुम जहाँ करना है शादी कर लो, फिर तुम समझो कैसे खिलाओगे कैसे पिलाओगे हम नहीं जानते। यानी कि परिवार सिर्फ आपका बायकॉट कर देगा, सीधा सीधा बायकॉट कर देगा। लेकिन जब आप सक्षम है, सरकारी नौकरी पा लेते हैं, उसके बाद आप दहेज कर युक्त शादी करते हैं, तो उसको छोड़िए, उसका विरोध कीजिए। उस समय आप सक्षम हैं, आपके परिवार वाले आपको नहीं कहेंगे कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, जिसे करना है शादी कर लो, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ब्लैकमेल करते हैं। जो बेरोजगार लड़का दहेज युक्त शादी का विरोध करता है, तो उसके गार्जियन उसको ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारे पास आर्थिक सक्षमता है नहीं, तुम मेरे ऊपर निर्भर हो आर्थिक रूप से, इसलिए मेरा विरोध करके तुम शादी नहीं कर सकते दहेज मुक्त। लेकिन जो लोग नौकरी में हैं वो तो ये साहस जुटा सकते हैं परिवार के विरोध करने का। इसलिए दोस्तों, आप इसके लिए आगे आइए, आप लोग आगे सफलता प्राप्त करेंगे। कई लोग होंगे जो कि शादी नहीं हुई होगी, वो लोग इसका विरोध कर सकते हैं। साथ ही एक अभियान छेड़िए, एक मुहिम चलाइए इसका बायकॉट करने का, दहेज युक्त शादी का बायकॉट करने का। तो आपके पास क्या तरीका हो सकता है? आप ये प्रण ले सकते हैं कि आप दहेज युक्त शादी में अटेंड नहीं करेंगे, सीधा सीधा लोगों को मना करेंगे कि चूंकि ये शादी दहेज युक्त है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जो इसको बैन किया है, इसके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। इसके पहले देखिए, दहेज का चलन तो वही है, लेकिन तरीका बदल गया है। तरीका क्या बदला है? पहले दहेज स्टेटस सिंबल होता था, लोग शो ऑफ करते थे बहुत ज़्यादा कि इतना दहेज मिला हमारे बेटे के शादी में। लेकिन आज क्या है, दहेज तो ले ही रहे हैं, लेकिन चोरी छुपे उसकी डीलिंग जो है बिल्कुल चुपचाप हो जाती है। पहले उसकी डीलिंग खुलेआम होती थी, समाज के सामने होती थी, ताकि समाज में उनका इज्जत और बढ़े। लेकिन आज जब इसके विरोध में पूरी सरकार आ गई है, तो लोग जो है इसको चोरी छुपे कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कर रहे हैं, इसका प्रमाण तो देना संभव नहीं है, लेकिन आप व्यवहारिक में अनुभव करके देखिए। अपने आस पड़ोस में जिसकी भी शादी हो रही है, आप यदि बिहार के हैं तो आस पड़ोस में देख लीजिए, जिनकी भी शादी हो रही है उसको देखिए, महसूस करके देखिए कि क्या दहेज दिया गया है या नहीं। घोषणा तो निश्चित रूप से नहीं हुई है कि दहेज दिया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि निश्चित रूप से दहेज लिया जा रहा है, क्योंकि लोग इतनी आसानी से लालच छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए दोस्तों, यदि आप दहेज का विरोध करना चाहते हैं तो आपके पास ये भी तरीका है, उन्मूलन करना चाहते हैं तो ये भी तरीका है कि अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को उनकी संपत्ति में, उनकी पैतृक संपत्ति में उनका हक दिलाकर उनको सशक्त कीजिए और दहेज प्रथा को उन्मूलन करने में मदद कीजिए और आगे बढ़िए। आप सुधरेंगे, जग सुधरेगा, आप बदलेंगे, जग बदलेगा। ये नारा आप हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन बचपन में लेते रहे हैं, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ा है आज तक? आज तक नहीं प्रभाव पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब प्रभाव पड़ना चाहिए। याद कीजिए, 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर स्कूलों में जब आप नारे लगाते थे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तो अपने माँ बाप के उन कथनों पर मत जाइए
कि सिर्फ मेरे बदल जाने से, सिर्फ तुम्हारे बदल जाने से समाज बदल जाएगा। नहीं, आप उनको कहिए कि बचपन से हम ये सीखते आ रहे हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसलिए दोस्तों, हम आज शपथ लें, प्रण करें कि हम अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को उनके पैतृक संपत्ति में बराबर हक देकर, दिलाकर उनको सशक्त करेंगे, ताकि कभी भी उनकी सुरक्षा के लिए हमें खड़ा होने की स्थिति नहीं आए। स्थिति ये होगी कि बहन आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी रह सकती है विषम परिस्थिति में। इसलिए दोस्तों, आज से फिर से उस प्रण जो लिए थे, बचपन से जो आप प्रण लेते रहे थे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने का नौबत आ गया है। इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में आप हैं, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।